मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर किए आप सभी को ले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 3 तक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख चुके हैं और आज हम पार्ट 4 में भी कुछ इम्पोर्टेंट जो भी हैं हमारे पार्ट में उन्हें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगी, कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो सक्रियता श्रेणी के नीचे धातुएं जो आती हैं उनका निष्कर्षण पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जो धातुएं मध्य में स्थित है उनका निष्कर्षण। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो मध्य धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी में, जो मध्य में स्थित धातुएं होती है उनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ठीक है। और यह प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक समझते हैं। ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा है भर्जन। तो भर्जन क्या होता है कि जब हम सल्फाइड एस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो वो भर्जन कहलाता है। और निस्तापन जब कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो वह निस्तापन कहलाता है। मतलब कि जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातुएं होती हैं वह या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती है या कार्बोनेट। तो देखिए सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं होती हैं वह या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती है या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो जब हम जानते हैं कि अगर हम मतलब कि जो धातु ऑक्साइड होता है उसे मतलब उसका अपचयन करना मतलब कि बहुत मतलब धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। बात कर रही है धातु कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित जब हम करते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं। और धातु ऑक्साइड सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो भर्जन कहलाते हैं। और कार्बोनेट के एस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो निस्तापन कहलाता है। सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, भर्जन कहलाता है। और निस्तापन कार्बोनेट के अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ZnS और प्लस 3O2 इसको मतलब ताप पर गर्म किया, ZnO बना रहा है और SO2 बना रहा है। मतलब कि यहाँ पे सल्फाइड को हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया, तब हमें क्या मिला है, ऑक्साइड मिला है। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो CO3 यानी कि कार्बोनेट को हमने क्या किया, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया तो हमें क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है, ZnO मिल रहा है। ठीक है। और उसी प्रकार से हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि जब हमने इसके कार्बन के साथ इसका अपचयन किया, अब हमने क्या किया, कार्बन से अपचयन कराया इसका, तो हमें मिल गया Zn यानी कि शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो गई। तो इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद देखिए हम देखें
तो ये जो हमने लिखा है 3MnO2 प्लस 4HL 3Mn, ठीक है, और 2 प्लस 2Al2O3 प्लस ऊष्मा। तो ये जो है ये है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तब या तो हम कार्बन से अपचयन करा के धातु प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम विस्थापन अभिक्रिया से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक धातु क्रम क्रियाशील धातु को हटा रही है और इस प्रकार जो है धातु प्राप्त हो रही है, ऊष्मा भी निकल रही है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर जो धातु मिल रही है वह गलित अवस्था में मिल रही है, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। इतनी चीज क्लियर। आगे देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण। तो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ प्रति अधिक होती है। मतलब इनकी बंधुता कार्बन के साथ नहीं होती जितनी कि ऑक्सीजन के साथ होती है, मतलब ये बिल्कुल बंधी हुई होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एवं कैल्शियम और को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैथोड क्या होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं क्या होती है, निक्षेपित होती हैं, और एनोड पर यानी कि जहाँ पर धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर क्लोरीन क्या होती है, मुक्त होती है। तो हमें कितना याद रखना कि जो मतलब कि कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं होता, क्योंकि इन धातुओं की जो बंधुता होती है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है और ये ऑक्सीजन छोड़ना नहीं चाहते। विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, उनको गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन कैथोड, एनोड, ठीक है, ये होता है, से हम प्राप्त करते हैं। कैथोड क्या होता है, कैथोड Na मतलब कि सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर सोडियम 2Cl माइनस तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगले देखते हैं धातुओं का परिष्करण। अब धातुओं का परिष्करण एक नई चीज बढ़ गई। तो विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, इनमें क्या होते हैं, अपद्रव्य होते हैं और जिन्हें हटाकर ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या होती है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण होती है। अब हम देखते हैं विद्युत अपघटनीय परिष्करण। तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण देखिए, एनोड के रूप में हम क्या करेंगे, शुद्ध मतलब कि अशुद्ध कॉपर लेंगे, ठीक है, और इधर जो कैथोड है यहाँ पर हम यहाँ पर अशुद्ध कॉपर लेंगे और यहाँ पर हम शुद्ध कॉपर लेंगे। फिर देखिए क्या होगा कि जब हम मतलब कि जब कॉपर लेंगे, ठीक है, जब कॉपर जो शुद्ध हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, और देखिए यहाँ पर है धातु का लवण विलयन। तो धातु का लवण विलयन है, इसका हम उपयोग करते हैं विद्युत अपघटय के रूप में। तो यहाँ जो है ये विद्युत अपघटय है, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया शुद्ध कॉपर और ये हो गया अशुद्ध कॉपर। तो अब हम देखते हैं कि जब हम क्या करेंगे कि विद्युत अपघटय से जब धारा को प्रवाहित मतलब कि धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, धारा को प्रवाहित करेंगे तब एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु है या विद्युत अपघटय में क्या करेगी, घुल जाएगी और इतनी ही मात्रा में शुद्ध वायु विद्युत अपघटय में कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। तो विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं और जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। देखिए सीधा सीधा मैं समझाती हूँ कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एनोड है और ये कैथोड है। तो हम क्या करेंगे
कि यहाँ से हमने ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और इनसे जो मतलब जो गंदगी है वह नीचे जमती जाएगी। एनोड पंख, एनोड के नीचे एनोड पंख होता है, यानी कि यहाँ पे अपद्रव्य जमेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो गंदगी है इसे हम एनोड पंख कहते हैं, जो कि यहाँ से नीचे आएगी और इधर से इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर आएंगे, जो कि इधर फिर आने पे हमारा जो एनोड होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, जो कॉपर था उसे शुद्ध कर लिया विद्युत अपघटन से। तो देखिए कि जब एनोड के रूप में हम अशुद्ध कॉपर और कैथोड के रूप में शुद्ध कॉपर लेते हैं, ठीक है, और कॉपर शुद्ध हो जाता है तो उसमें जो मतलब उसमें से गलकर क्या होता है, गंदगी नीचे जम जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं, इतनी हमें पता है। और फिर हम क्या कर देते हैं कि वायरिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वायरिंग कर देते हैं, तो जिससे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं हम। और कुछ केमिकल जो है वह कुछ केमिकल होते हैं जिसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं, जो कि हमारे लवण विलयन में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए और एक बात बता दूं कि विद्युत अपघटन के रूप में हम उसी धातु का साल्ट लेंगे जिसका अपघटन कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर का लेंगे, तो हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसीलिए लिखा है कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे जो विद्युत अपघटन को मतलब क्या करेगा, टूटना शुरू करेगा, टूटना शुरू करेगा। और कॉपर प्लस किसमें टूट जाएगा, देखिए बताते हैं। ये टूट जाएगा Cu दो प्लस और किसमें, SO4 में, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। और फिर एनोड से क्या, Cu2+ बनेगा यहाँ से, और एनोड में इलेक्ट्रॉनों को मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा ये ऊपर की ओर, ठीक है। फिर कैथोड यानी कि इलेक्ट्रॉन, कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसे हम कहेंगे रिडक्शन अप, सॉरी देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि जो फिर क्या करेगा कि जो एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहा है, और इसे ही हम कहेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। और फिर जब कैथोड यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसे हम कहेंगे रिडक्शन यानी कि अपचयन। फिर कैथोड इसके बाद क्या करेगा, कैथोड जो है अशुद्ध कॉपर विलयन से कॉपर आयरन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यह जो है कॉपर बनाएगा। जब ये कॉपर बनाएगा तब यह कैथोड के ऊपर जमता चला जाएगा, और यही क्रिया क्या करेगी, चलती रहेगी, जिससे क्या होगा, कॉपर निकलेगा, जमा होता चला जाएगा, और धीरे धीरे एनोड वाला कॉपर पतला होता जाएगा, और शुद्ध कॉपर कैथोड पर क्या होगा, जमा होता जाएगा, ठीक है। और जब एनोड का कॉपर कैथोड पर जमा हो जा रहा है तो इसकी गंदगी यानी कि जो एनोड की गंदगी है वह नीचे जमा होती जाएगी, और जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे, यानी कि यह एनोड पंख बन जाएगी। उसके बाद में अगले देखते हैं। अगले अब हम देखेंगे संचारण से सुरक्षा। तो संचारण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब मतलब धातु पर बहुत सारी जंग लग जाती है, मतलब कि जब आर्द्र वायु में रहती है तो या आर्द्रता या वायु के संपर्क में, तो इस प्रकार से उन पर जंग लग जाती है, तो इस प्रकार वो क्या होती है, संचारित हो जाती है, और इसे हम धातु का संचारण कहते हैं। तो इनसे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीज लगा के, या सदलेपन करके, ठीक है,
लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर या क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। एनोडीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनोडीकरण क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो होता है एल्यूमिनियम को मतलब संक्षारण वाली एक वो होती है, ठीक है, प्रक्रिया होती है। तो यह सतलेपन देखते हैं। तो यह सतलेपन जो होते हैं वह लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि होती है, क्या, असदलेपन। और मिश्रातु की बात करें या मिश्र धातु की बात करें तो यह जो है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। और इतना ही हमारा था। और एक और आता है जो कि है अमलगम। देखिए, अगर कोई एक धातु क्या है, पारद है, तो इसके मिश्रातु को हम अमलगम कहते हैं। और जैसे कि हम देखें तो पारा का उपयोग, ठीक है, पारा का उपयोग क्या होता है, अमलगम होता है। जैसे कि Cu प्लस Zn पीतल हो गया, Cu प्लस Hn कांसा हो गया, Pb प्लस Hn सोंडर हो गया, या हम कह सकते हैं वेल्डिंग हो गया। तो वेल्डिंग के लिए सोंडर का उपयोग किया जाता है जिसे हम लेड प्लस स्टील से बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मिश्रातु होता है, ये कौन, सोंडर, ठीक है। इतनी चीज के लिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, और अगली वीडियो भी हमारी बहुत जल्दी मिल जाएगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।